हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कैश फ्लो स्टेटमेंट के वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको अगर एक बार आप कर लेते हैं तो आपके लिए बड़ी राह आसान हो जाएगी आपके बोर्ड एग्जाम में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस वाले वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कैश फ्लो से रिलेटेड आपकी टेंशन को मैं काफी हद तक दूर कर दूंगा और फिर आप बड़ी हंसी खुशी से ये वाला क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करके आने वाले हैं। ठीक है, तो बिना समय खराब किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैंने बाकी 4 डेज के अंदर अंदर जो वीडियोस आपको देख लेनी है और आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, मैंने काफी सारी अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड कर दी है चैप्टर वाइज 5-5 क्वेश्चन के हिसाब से। और मुझे उम्मीद है कि आप देख रहे हो, और अगर देख रहे हो तो कमेंट करके बताओ कि हाँ आप उन्हें फॉलो कर रहे हो। चलिए जी, तो अपना समय खराब किए बिना आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन आएगा उसमें इस तरीके से एक बैलेंस शीट बनी होगी और इस बैलेंस शीट को देख के आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। अगर आपने मेरी 10 डेज स्ट्रेटजी वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको ट्रिक सिखाई हुई है कि किस तरीके से ट्रिक काम करती है और उस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन को करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगा कि आपको सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना है जिसमें आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखना है, फिर कुछ लाइनें छोड़नी है। कितनी लाइनें छोड़नी है मैंने वहां पे बताया, 10 लाइनें छोड़नी है, 8 या 10। फिर आपको लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर आपको 5 लाइनें छोड़नी है। फिर आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग लिखना है, फिर आपको 5 लाइनें छोड़नी है। फिर आपको लिखना है नेट कैश फ्लो या यूज्ड, माइनस प्लस के अकॉर्डिंग फ्लो या यूज फ्रॉम ऑल एक्टिविटी। फिर आपको लिखना है ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर आपको उसमें ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका बराबर होगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। तो आपको ये फॉर्मेट बनाना है। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के, क्वेश्चन कैसा ही भी हो, अगर ऊपर लिखा है कि कैश मतलब क्वेश्चन में ये पूछा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ तो आप तुरंत ये वाला फॉर्मेट बना के बैठ जाएंगे। मैंने 5 क्वेश्चन लाया हूं, 5 क्वेश्चन में मैं ये वाला फॉर्मेट पहले से ही बना के बैठा हूं क्योंकि मुझे पता है कि बार बार बनाना ये वाला फॉर्मेट है। और ये मैंने पहले ही क्यों बना लिया, जिससे मैं आपको ये भरोसा दिला पाऊं कि ये फॉर्मेट तो आपको बनाना ही है जब क्वेश्चन आएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और फिर तीनों का टोटल, फिर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आंसर, ये फॉर्मेट बना लेना। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपने को। तो बच्चों अगर आप मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो, मेरे हिसाब से ही आप कैश फ्लो स्टेटमेंट की ट्रिक्स वगैरह को लगा रहे हो, तो मैं तो बहुत सारी ट्रिक्स अकाउंट्स में पास होने के लिए बता देता हूं। पूरे साल अगर आप पढ़ते हो, आगे भी आपको बहुत अच्छा कुछ करना है अकाउंट्स की फील्ड में या कॉमर्स की फील्ड में, तो फिर आपको सब डीप नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल हम पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। पेपर एक बार कंप्लीट हो जाए फिर डिटेल में पढ़ लेना सब कुछ, क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने आपको ये सिखाया है कि जब भी आपके पास ये बैलेंस शीट होगी, एडजस्टमेंट वगैरह को भूल जाओ। क्या करना है आपको, तो मैंने आपको ये आइडिया दिया है कि ये जो शेयर कैपिटल होती है, ये शेयर कैपिटल, लो एक सेकेंड, ये जो शेयर कैपिटल होती है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होती है, हमेशा ये फाइनेंसिंग का पार्ट रहेगी। ये जो नॉन करंट लाइबिलिटी रहती है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होती है। तो पूरी बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ ये 2 आइटम है जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखे जाते हैं, एक तो शेयर कैपिटल और एक नॉन करंट लाइबिलिटी। और करंट लाइबिलिटी में अगर कभी बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हो तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। ठीक है जी। उसके अलावा ये जो नॉन करंट एसेट लिखी हुई है, ये नॉन करंट एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होती है। इसमें जो भी लिखा होगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, सिर्फ एक चीज छोड़ के, अगर यहां इंटेंजिबल एसेट है और वो अगर रिड्यूस हो रही है तो वो ऑपरेटिंग का पार्ट हो जाती है, क्योंकि हम उसको मानते हैं कि एमोर्टाइज हो रही है, एक तरीके से डेप्रिशिएट हो रही है। इसके अलावा अब कुछ भी जो बचा इस पूरी बैलेंस शीट में सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अलग से हेडिंग डलती है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो देखो रिजर्व एंड सरप्लस सब। और मैंने यहां पे आपको ये सिखा रखा है कि बच्चों एग्जाम में मार्क्स लेने, अगर 6 में से 5 नंबर लाने हैं, 4.5 मार्क्स लेकर आने, कैश फ्लो को सही करना है, और अभी तक आपको कुछ नहीं आता मान लो कैश फ्लो में, तो मैंने बताया सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड का यूज करेंगे और कुछ मत यूज करना। ना कोई हेडिंग ना कोई सब हेडिंग, कुछ नहीं डालनी सर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कुछ भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कुछ नहीं लिखना। वर्किंग कैपिटल चेंज, कुछ नहीं बच्चों। अच्छा, कुछ बच्चे ने कमेंट करके कह रखा है कि सर आप टीचर के साथ साथ हमें कॉमेडियन भी लगते हो। तो बच्चों थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, मैं तो इसको कॉम्प्लीमेंट मान रहा हूँ। आप मुझे कॉमेडियन बता रहे हो, मैं आपका भला कर रहा हूँ इस टाइम, पेपरों के टाइम आप करो, मैं मजाक कर रहा हूँ। पर हाँ मुझे भी अच्छा लगता है अगर कोई कहता है कि मैं कॉमेडी कर लेता हूँ। ठीक है जी, आते हैं वापस से। तो हम कर रहे थे बात बाकी सब कुछ ऑपरेटिंग। अब आप कहोगे ऐसे तो नहीं मान सकते हम आपकी बात को, चलो जरा भर के दिखाना, ऐसे ऐसे भरना जैसे जैसे आपने एफ ए ओ ए ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग बोला। मैंने कहा देखो बच्चों, मुझ पर कभी शक मत करना, मैं जो पढ़ाऊंगा उस पर कभी शक मत करना।
ऑथेंटिक बात बोलता हूं, बिल्कुल 16 आने सच बात होती है मेरी। ठीक है ना, अब मैं आपको करके दिखा दूंगा, जरा देखो। मैंने कहा एफ ए लिखा है, शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। 21 से 22 में देखो 2 लाख से 2,50,000 इंक्रीज हुआ, तो मैं लिखूंगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। आपको आपको क्या, हमारे तो टीचर ने सिखाया था प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर या प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर। मैंने कहा बच्चों जो टीचर ने सिखाया वैसे कर देना, मैं कोई क्या रोक रहा हूं? मैंने क्या आपके हाथ पकड़े कि नहीं लिखना है ऐसे? मैं तो कह रहा हूं अगर आपको टीचर का आता है तो वैसे करो जैसे टीचर ने सिखाया, लेकिन अगर आपको सीएफएस नहीं आता तो मेरे हिसाब से करो। मैं तुम्हें 5 नंबर दिलवाऊंगा, 6 में से 4 तो दिलवा दूंगा। चाहे तो कॉपी चेकिंग में निकलवा लेना, देख लेना, 4 न मिले तो क्या कर लोगे तुम, मतलब देख लेना, आएंगे जरूर बच्चों, मुझे, मैं भरोसे से कह रहा हूं, मेरी बात मान लो प्लीज। आप कर क्या होगे, पेपर अटेम्प्ट करना है पूरा, ऐसी होगा। तो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, कितना इंक्रीज हुआ शेयर कैपिटल में? 50,000 इंक्रीज हुआ, तो प्लस। एक और चीज अभी अभी बता देता हूं, मैंने बता रखा है जितनी भी सारी चीजें लिखी हुई हैं लाइबिलिटी साइड की, अगर ये बढ़ती हैं तो प्लस में जाती हैं, घटती हैं माइनस होती हैं, कम होती हैं तो माइनस में जाती हैं। और जितनी भी एसेट में चीजें लिखी होती हैं, अगर ये इंक्रीज हो रही होती है तो माइनस में लिखी जाती है, डिक्रीज हो रही होती है तो प्लस में लिखी जाती है। बस ये बात ध्यान रखना। एसेट का कोई भी पोर्शन, चाहे ऑपरेटिंग में लिखा जाता हो चाहे इन्वेस्टिंग में, ये बढ़ता है तो माइनस होता है, घटता है तो प्लस होता है, उल्टा। आप कहोगे ऐसा क्यों? मैंने कहा क्या उचित समय है ये बात पूछने का कि क्यों? क्यों के चक्कर में पढ़ रहे थे तो पूरे साल पढ़ते ना, अब तो पेपर में कैसे लिखना है ये पूछ रहे हो ना, पेपर में ऐसे करना है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। सर लाइबिलिटी साइड में लिखा हुआ है अब मैंने कहा ये तो मैंने ना एफए का पार्ट है ना नॉन करंट, ये तो ऑपरेटिंग का पार्ट होगा। 82 से 1,83,000 1,01,000 इंक्रीज हुआ, तो मैं लिखूंगा इंक्रीज इन रिजर्व एंड सरप्लस 1,01,000। आप करो, अब तो आपने हद कर दी है। हमारे टीचर ने हमें लिखना सिखाया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। मैंने कहा तो टीचर का मान लो, मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुनो। मैं तो तब कह रहा हूँ अगर आपको नहीं आता तो आप ये लिखा ना, नंबर कट जाए तो मेरा नाम बदल देना। मैं कह रहा हूँ मिलेंगे आपको, पूरे मार्क्स मिलेंगे इस चीज को लिखने के। ठीक है जी, आओ नेक्स्ट पे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लिखा हुआ है डिबेंचर, कौन सा? ये नॉन करंट लाइबिलिटी किसका पार्ट होती है? फाइनेंसिंग। 50 से 80 इंक्रीज, इंक्रीज इन डिबेंचर 30,000 से इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज हुआ तो प्लस, क्योंकि लाइबिलिटी है ये पूरी लाइबिलिटी का पोर्शन बढ़ेगा तो हम भी प्लस करेंगे। ये 15% आगे लिखा हुआ है, इसको भी अभी डील कर लो। ये इंटरेस्ट रेट होता है और ये हमेशा जब कुछ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है एडजस्टमेंट वगैरह, तो ये ओपनिंग वैल्यू पे लगता है। तो 50,000 का 15% 7,500, तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट पेड 7,500 में। बच्चों थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, आप मैनेज करना, माइनस कर रहा हूं क्योंकि पेड इंटरेस्ट हम पे करते हैं, और यही ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी लिखा जाता है इंटरेस्ट पेड, ऊपर प्लस हो जाता है। रीजन मत पूछना, बस लिख दो। ऐसे ही करना एग्जाम में, जब भी आगे कोई परसेंट लिखी हो उसको 2 जगह भेजना, फाइनेंसिंग में और ऑपरेटिंग में। ठीक है जी, करंट लाइबिलिटी आ गया। अब देखो ना तो ये फाइनेंसिंग है ना ही ये इन्वेस्टिंग है, क्योंकि सर फाइनेंसिंग में क्या जाता है? सिर्फ नॉन करंट लाइबिलिटी और शेयर कैपिटल, और इन्वेस्टिंग में सिर्फ नॉन करंट एसेट जाती है, तो ये ऑपरेटिंग का पार्ट हुआ। 1,10,000 से 1,50,000 मतलब 40,000 से बढ़ रहा है, तो हम यहां लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। कितने रुपए से इंक्रीज हुआ ट्रेड पेबल? 40,000 से। इसके बाद लिखा हुआ है 20 से 12 हो गया, अदर करंट लाइबिलिटी कम हो गई, डिक्रीज इन अदर करंट लाइबिलिटी कम हो गई, तो हम भी माइनस करेंगे, 8,000 रुपए लिख देंगे। ठीक है जी, लाइबिलिटी साइड खत्म, एसेट साइड पे आ जाओ। एसेट साइड में याद रखना, एसेट अगर इंक्रीज हो रही होंगी तो हम माइनस करेंगे, उल्टा चलते हैं एसेट में। तो कहते हैं फिक्स्ड एसेट 1,17,000 से 2,74,000 बढ़ गई। कितनी इंक्रीज हो गई? कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। एक मिनट बच्चों, मैं जरा कैलकुलेटर खोल लूं, इंक्रीज डिक्रीज करना शुरू कर देंगे। कैलकुलेटर फोन में कर लूंगा, मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं। 1 मिनट का टाइम दे दो बस, 1 2 3 4 5। हाँ जी, तो ये आ गया 1,57,000। अब इंक्रीज हो रहा है ना, तो हम लिखेंगे इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट। और कितना इंक्रीज हो रहा है? 1,57,000 माइनस में, क्योंकि बढ़ना मतलब हमें माइनस करना है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज इन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना इंक्रीज हुआ? 13,000। तो ये भी आप किस में लिखेंगे? ब्रैकेट में, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद इन्वेंट्री 150 से 2,06,000, इन्वेंट्री भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन बताओ ये एक सारी करंट एसेट कौन सी एक्टिविटी का पार्ट? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कहीं नहीं जाता वो ऑपरेटिंग में जाता है। इन्वेंट्री कितनी इंक्रीज हुई? 56, तो आप लिखेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री
56, लेकिन ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इंक्रीज हो रही है, एसिड बढ़ती है तो हमें उल्टा करना पड़ता है, यहाँ पे हमें सीधा चलना पड़ता है, जैसे एसिड पे पहुंचते हैं उल्टा घूम जाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल 70 से 32 मतलब 38 से कम हुए, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। बस बच्चों हो गया काम, 35 डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ का घटना हमारे लिए बढ़ाना पड़ता है, 38,000 प्लस में लिख दो। बहुत बढ़िया। फिर लिखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो देखो आपने लिखा है ओपनिंग और नीचे लिखा हुआ है क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग। हाँ जी, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो देखो 21 वाली वैल्यू होती है ओपनिंग, अरे अरे अरे, ओपनिंग वैल्यू 70, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग वैल्यू 95, तो क्लोजिंग एंड कैश इक्विवेलेंट यहां लिख दो। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अब इनको जल्दी से टोटल करो, यहां पे आप टोटल करें ऑपरेटिंग का, यहां पे आप टोटल करें इन्वेस्टिंग का, और यहां पे आप टोटल करें फाइनेंसिंग का। तीनों का टोटल करके बताओ जल्दी से कितना कितना आएगा, करो जल्दी से। तो ये आ गया, मैंने कर लिया है टोटल 1,22,500। इसका टोटल आ रहा है ब्रैकेट में, माइनस में आएगा 1,70,000। दिख रहा है ब्लू पेन, दिख रहा है। और 50 और 30, 80, 80 माइनस 7,500 तो 72,500। अब देखो यहाँ पे लिखना है नेट कैश फ्लो या यूज, फ्लो या यूज का मतलब माइनस में आ रहा है, माइनस में आएगा तो यूज्ड वर्ड यूज करना, और अगर प्लस में आएगा आंसर तो फ्लो करना। किसमें क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का टोटल। तो 1,22 और 1,72 को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,80,000, 1,80,000 में से 10,000 माइनस, सॉरी 729, 1,95,000, 1,95,000 में से माइनस कर दो 170, तो 25,000 प्लस में आ रहा है। तो हम लिख देंगे नेट कैश, ये जो यूज्ड है इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे बस फ्लो। आप कहोगे सर एग्जाम में भी, हाँ एग्जाम में भी काट देना, बस ऐसे लिख देना नेट कैश फ्लो, ये कटा हुआ रहेगा फ्रॉम ऑल एक्टिविटी, और 25 और 70 को जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा 95। एग्जाम में ऐसे ही करना है। आप कहोगे सर एडजस्टमेंट भी आ जाती है, मैंने कहा डील कर लेंगे। अगर एडजस्टमेंट नहीं तो फिर तो पूरे 6 ले गए ना तुम, यहाँ पे एडजस्टमेंट आएगी 1 नंबर, कटवा लेंगे, क्या जरूरत है। वैसे मैं सिखा दूंगा अभी, लेकिन मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको। मुझे बताओ प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताओ जल्दी से कि आपको समझ में आया क्वेश्चन, क्या आपको मेरी ये ट्रिक समझ में आई कैश फ्लो? भाई बहुत आसान है, कैश फ्लो 5 मिनट से 6 मिनट में हो जाती है, 6 नंबर का क्वेश्चन होता है यार ये। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन, ये फॉर्मेट मैंने पहले ही बना रखा है, कैश फ्लो ऑपरेटिंग, फिर जगह छोड़ दी 10 लाइन, फिर इन्वेस्टिंग, फिर मैंने 5 लाइन छोड़ी, फिर फाइनेंसिंग 5 लाइन छोड़ी, फिर अपने नीचे वो पूरा रायता फैला रखा है। ठीक है जी, अब देखो क्वेश्चन में देखते हैं, फिर से मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने काम की चीज। सर काम की चीज कुछ इस तरीके से है, दिख रहा है, दिख रहा है। ये जो शेयर होल्डर में शेयर कैपिटल और नॉन करंट लाइबिलिटी, ये दोनों तो हो गई फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके अलावा ये जो नॉन करंट एसेट है ये हो गई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बाकी सारी की सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो बच गई, सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ देना। इस क्वेश्चन में करंट इन्वेस्टमेंट भी लिखा है, तो बच्चों करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक ही बात है, एक बात। करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक ही बात है, तो इसको इसी के साथ जोड़ के लिख देंगे, मैं भी आपको दिखाऊंगा करके। ठीक है जी, कर दूं वापस से इसको छोटा, लो जगह पे ले जाते हैं इसको, इसकी हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ओके, और छोटा कर लेता हूं जिससे पूरा क्वेश्चन मुझे दिख जाए। ठीक है जी, शुरू कर लेते हैं। शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, कितने से इंक्रीज हो रही है 2 लाख। इंक्रीज हो रही है तो हम भी प्लस में रखेंगे क्योंकि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ती है हम भी बढ़ाए रखते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के आगे 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर पे आ जाओ नीचे, कहते हैं 3 लाख से 4 लाख हो गया, 1 लाख से बढ़ा। इंक्रीज इन रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख से बढ़ गया, आप भी प्लस में 1 लाख रुपए लिख दो। आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 150 से कितनी हो गई 1 लाख, डिक्रीज हो रही है। अब देखो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है नॉन करंट लाइबिलिटी, तो आप लिखेंगे डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कितने रुपए 50,000, तो कम हो रही है तो हम भी कम करेंगे, यहां पे सीधा चलना होता है लाइबिलिटीज में। ट्रेड पेबल, अब ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई, 48 से 40 डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 8,000 माइनस कर दो। आ जाओ नॉन करंट एसेट्स पे, इन्वेंट्री इन्वेस्टिंग एसेट। ठीक है जी,
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल एसेट 5,60,000 से कितनी हो गई 8,50,000, बहुत सारी इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हो गई 5 और 30 2,90,000। तो इंक्रीज इन टेंजिबल एसेट 2,90,000 इंक्रीज होना मतलब एसेट का बढ़ना, हमें माइनस करके दिखाना होता है, उल्टा चलते हैं एसेट वाली साइड आते के साथ ही। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है 72,000 से, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट 72,000 इंक्रीज हो रहा है, ये भी ब्रैकेट में, क्योंकि बढ़ना मतलब हमें घटाना है। बच्चों अभी कर दूं इस काम को, करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को लिख दूं। तो देखो करंट इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग वैल्यू 1,34,000 और 70, 1,34,000 और 70 हो जाएगा 2,04,000। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2,04,000। करंट इन्वेस्टमेंट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जोड़ लेना। और क्लोजिंग में 5 और 9, 9 और 5 14, 1,44,000। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,44,000। अगर आप देखो तो 2,04,000 से ये 1,44,000 हो गया क्लोजिंग, तो इसका मतलब 60,000 रुपये माइनस हुआ होगा। तो आप यहाँ पे 60 माइनस लिख लो पहले ही, जबकि सबका टोटल करके -60 आना चाहिए। आप पहले भी लिख सकते हो, क्या फर्क पड़ता है, आएगा तो 60 ही। और अगर आपका गलत आ रहा हो तो भी 60 लिख के आना, इन दोनों का डिफरेंस लिख के आना यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम पहुंच चुके थे यहां तक, ये दोनों चीज हमने डील कर ली। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 82 से 76, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। और सर इन्वेंट्री एसेट है, एसेट घट रही है 6,000 से, तो हम प्लस कर देंगे क्योंकि एसेट में उल्टा सोचना पड़ता है। ट्रेड रिसीवेबल 92 से कितना हो गया 38, भाई कितना कम हुआ बताओगे जरा। ये हो गया सर 40, 50, 52, 54। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 54, ये भी कम हुआ तो प्लस होगा। बस जी, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जल्दी से आप हमें टोटल करके बताएं कितना कितना आंसर आ रहा है। सभी बच्चे कर लें टोटल इसका, मैं भी कर लेता हूं कैलकुलेटर का यूज करके। वैसे तो मेरी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, पर मैं इन दिनों कुछ कैलकुलेटर पे ज्यादा निर्भर हूं। हाँ जी बच्चों बताओ। क्या कह रहे हो, कमेंट करके बताओगे? ठीक है, तो चलो 1 मिनट के लिए रोक लो, कमेंट करके बता दो कितना आ रहा है। इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर कमेंट करके बता देना, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन करना है आप लोगों को। इसमें लास्ट में बस एक चीज दिखा लिखी दिखी है, ड्यूरिंग द ईयर 52,000 इंट्रीम डिविडेंड। बच्चों ये जो इंट्रीम डिविडेंड होता है ना, जो भी एडजस्टमेंट होगी वो हमेशा दो जगह जाएगी। तो जैसे ये इंट्रीम डिविडेंड लिखा है तो एक तो ये फाइनेंसिंग में जाएगा इंट्रीम डिविडेंड के नाम से, पहले ही लिख लो। चलो पहले इसको डील ही कर लेते हैं। इंट्रीम डिविडेंड कितना है 52, तो 52,000 एक तो जाएगा ये फाइनेंसिंग में, माइनस होता है। और ऑपरेटिंग में प्रॉफिट लिखा होगा उसके बाद लिख देना इंट्रीम, सबसे पहले प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि आप तो ऊपर से चल रहे होगे तो पहले आपने ये डील किया होगा ना रिजर्व एंड सरप्लस, इसलिए पहले आगे होगा। ऊपर प्रॉफिट लिखा हुआ है, फिर उसके नीचे लिखना इंट्रीम डिविडेंड, और कितना लिख देना 52,000। ठीक है, ये हो गया डील। चलो अब मैं आपको बताता चल रहा हूं, आपको खुद लिखना है। आप जल्दी से एक पेपर ले लो, एक पेन ले लो, और इस क्वेश्चन को करने स्टार्ट करो। आप कहोगे सर थोड़ा छोटा है, तो आप जूम कर लो, मेरी आवाज सुनते रहो और जूम पे बस अपना ये जूम करके इस स्क्रीन को, क्वेश्चन को अपने सामने रखो। सबसे पहले शेयर कैपिटल 2 लाख से 2 लाख, ये कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ना ये बढ़ रहा है ना ये घट रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस 96 से 98, 2,000 रुपए से इंक्रीज हुआ, तो रिजर्व एंड सरप्लस तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, तो 2,000 रुपए यहां पे रिकॉर्ड कर दो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। फिर लिखा हुआ है नॉन करंट लाइबिलिटी, सर ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। नॉन करंट लाइबिलिटीज के सामने लिखा है 1 नंबर, लो जी 1 नंबर पे आ जाए नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में। कहते हैं लोन फ्रॉम जेड, लोन फ्रॉम बैंक, दो जगह से लोन लिया, पहले 0 था फिर 40 हुआ, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंक्रीज इन लोन फ्रॉम जेड 40,000 प्लस। दूसरा लिखा है लोन फ्रॉम बैंक 60 से 50 हुआ, 10,000 से कम हुआ तो वापस कर दिया होगा, तो हम लिखेंगे डिक्रीज इन लोन फ्रॉम बैंक, 10,000 माइनस कर देना, वापस आ जाओ ऊपर। फिर लिखा है करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, अब बताओ ट्रेड पेबल कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 72 से कितना हुआ 82, बढ़ रहा है 10,000, तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 10,000 रुपए ऑपरेटिंग में लिख देना। फिर लिखा हुआ है नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट के सामने 2 पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ। कहते हैं लैंड, पिछले साल थी 40, अब हो गई 1,10,000, 70,000 से बढ़ गई, तो इंक्रीज इन लैंड 70,000 रुपए बढ़ी, तो हम माइनस करेंगे क्योंकि एसेट का बढ़ना हम उल्टा चलते हैं। फिर यहाँ पे बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी थी पहले 1,00,000 थी, अब 60,000 रुपए की हो गई, तो बिल्डिंग को सेल कर दिया होगा, तो डिक्रीज इन बिल्डिंग कितने रुपए लिख देना 40,000 रुपए, कम हो गई क्योंकि।
उसके बाद लिखा हुआ है मशीनरी 2,14,000 से कितनी हो गई 2,44,000 इंक्रीज हो गई 30,000 से, तो इंक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी ये भी माइनस कर देना 30 लिख के। इसके साथ लिखा है डेप्रिसिएशन 54 से कितना हुआ 72, डेप्रिसिएशन बढ़ गया 18,000 से। डेप्रिसिएशन बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखा जाता है तो लिख देना डेप्रिसिएशन 18,000 रुपए। डेप्रिसिएशन इन्वेस्टिंग में नहीं जाता, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा हुआ है करंट एसेट, सॉरी इसमें इंटेंजिबल एसेट भी लिखा हुआ है, फिक्स्ड एसेट में इंटेंजिबल एसेट, टेंजिबल नहीं लिखा, ठीक है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री देखो 44, इन्वेंट्री अपनी जगह से उड़ के थोड़ा ऊपर चला गया। ये देखो जब कोई ज्यादा हवा में उड़ता है तो वो इतनी सी जगह ही उड़ पाता है, फिर अटक जाता है, ये अटक गया। ये 50 नीचे है तो 50 से 44, 6,000 से डिक्रीज, डिक्रीज इन इन्वेंट्री यहां लिख देना कितनी 6,000 रुपए माइनस कर देना, क्यों, क्योंकि एसेट सॉरी डिक्रीज हो रही है ना, बढ़ेगी बच्चों, गलत करवा रहे हो मुझसे, प्लस करना। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ेगा तो हम घटाएंगे 6,800 ऑपरेटिंग में माइनस कर देना और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख देना बच्चों, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो कितनी जल्दी हमने कितना प्यारा सा क्वेश्चन कर दिया। ये होती है तैयारी, ये होती है पहचान। अच्छा चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में मैं कुछ नहीं कराऊंगा, इस क्वेश्चन में बस मैं पहचान करवाऊंगा आपसे। चलो जी बच्चों पहचान करते हैं, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग पहचानते हैं। चलो पहचाने। सर शेयर कैपिटल कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिजर्व एंड सरप्लस कौन सी एक्टिविटी, सर अभी मत बताओ, ये नहीं बता रहे हम कहेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो एफए कौन सी होती है, दो एक्टिविटी, एक तो शेयर होल्डर फंड और एक लॉन्ग टर्म मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी। उसके अलावा सर अब चलो आप नॉन करंट एसेट पे, मैंने कहा ठीक है ये रहा नॉन करंट एसेट का पोर्शन। आपको सर ये है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मैंने कहा वेरी गुड बच्चों आप तो बहुत तेज हो गए हो। उसके अलावा आप कहते हो सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ देना क्योंकि ये ओपनिंग ओपनिंग में लिखा जाता है, क्लोजिंग क्लोजिंग में, बिल्कुल एंड में। मैंने कहा ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद कहते हो, आप कहते हो भैया इसके अलावा सारी ऑपरेटिंग, मैंने कहा बहुत शानदार बच्चों आप तो बहुत तेज हो गए हो। इसके बाद नीचे कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, आप कहोगे सर नोट्स का कुछ दिक्कत नहीं है, ये तो ऊपर की बात ही नीचे लिख रखी होती है। देखो रिजर्व एंड सरप्लस ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मशीनरी ये टेंजिबल, ये तो नॉन करंट एसेट का पार्ट है, ये बढ़ रही है घट रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुडविल, बस मैंने बोला था बच्चों अगर गुडविल गलती से रिड्यूस हो जाए तो फिर वो इन्वेस्टिंग की जगह कौन सी एक्टिविटी बन जाती है, ऑपरेटिंग। तो ये देखो माइनस हो रहा है, 1,44,000 से कम हो रही है, 2,24,000 से 80। तो ये पॉइंट मेरा ध्यान रखना, 1,44,000 अब इन्वेस्टिंग में नहीं लिखा जाएगा, फाइन ऑपरेटिंग में लिखा जाएगा। रिटर्न ऑफ या फिर एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 1,44,000 लिख देना, ठीक है। नीचे कुछ एडजस्टमेंट थी, कहते हैं एक पीस ऑफ मशीनरी जिसकी कीमत 48 थी, हमने वो डेप्रिसिएशन उस पर 32 लग चुका था, हमने उसको बेच दिया 12,000 पे। तो देखो एक सेल ऑफ मशीन लिखा हुआ है। अब ये जो सेल ऑफ मशीन है ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा तो इन्वेस्टिंग में लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्किंग करनी पड़ेगी आपको, कैलकुलेशन। अब आपको मैं अगर ये कैलकुलेशन वो फॉर्मेट बना के अकाउंट बना के समझाऊंगा तो फिर आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत मेहनत का काम है, तो आप तो इसको छोड़ ही दोगे। तो मैं इसका एक शॉर्टकट सिखाऊं आपको, चलो ठीक है मैं आपको इसका एक शॉर्टकट दिखाता हूं, काम करता है जो। क्वेश्चन दिखता रहना चाहिए आपको, कोशिश कर लेते हैं, अगर आपको लग जाए कि हाँ सर ये तो काम कर रहा है तो कर लेना, नहीं काम करे तो कोई बात नहीं। क्या करना, सबसे पहले ईयर लिखना 2022 और 21, क्योंकि मेरे पास 2 साल हैं, ये मेरा प्रीवियस ईयर होता है, ये मेरा करंट ईयर होता है। हमारे पास इन 2 साल में एसेट कितने की हैं, तो ये कहते हैं इस साल के एंड में तुम्हारे पास ये 25,40,000 है और पिछले साल ये 20 लाख थी। मैंने कहा ठीक है। कहते हैं एक 48,000 की मशीन को तुमने बेच दिया। मैंने कहा ओके, अगर मैंने 48,000 की मशीन को बेच दिया तो शुरुआत में इस साल के शुरू में मेरे पास कितने की मशीन थी, 20 लाख, तो ओपनिंग में से 48 हटा दो तो 19,52,000 की मशीन बची थी मेरे पास, ठीक है। 19,52,000 रुपीज की जो मशीन थी इतनी बचनी चाहिए थी, लेकिन मेरे पास ये कितने की अब 2,54,000। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 1952 में से 2,54,000 में से 1952 माइनस कर दो, जो भी आंसर आएगा वही आपकी क्या होगी, इंक्रीज इन मशीनरी। और आप कहां लिखेंगे इसको, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। एक आंसर हो गया, बस यही करना होता है। जो कॉस्ट होती है ओरिजिनल उसको बस इसमें से माइनस कर दो, ओपनिंग में से जो बचे इन दोनों का डिफरेंस इन्वेस्टिंग में चला जाता है। आप कहोगे सर डेप्रिसिएशन, मैंने कहा देखो डेप्रिसिएशन भी मैं आपको दिखा देता हूं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लिखा हुआ है, इस साल का 4 लाख करंट ईयर का, पिछले साल का कितना था 3 लाख। अब ये देखो कि कितने रुपए का डेप्रिसिएशन था 32, तो ओपनिंग में से घटा दो इसको 32 को, तो ये रह जाएगा सर 2,60,000
68,000 बचा। अब 2,68,000 और 4 लाख में से डिफरेंस निकाल लो, जो भी अमाउंट आएगा वो डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में लिखा जाएगा, ऑपरेटिंग में ले जाके प्लस कर देना। बस हो गई, ये एडजस्टमेंट है। कोई अकाउंट नहीं बनाना, कोई दिमाग खराब नहीं करना, कोई टेंशन नहीं लेनी। आप कहोगे सर लेकिन इसमें एक चीज रह गई जो हमें अब नजर नहीं आ रही और आप भी नहीं बता रहे, कि 48 की मशीन पे अगर 32 का डेप्रिसिएशन लगा तो ये तो कायदे से 16,000 की रह गई, और 16 की मशीन को अगर 12 में बेच दिया तो 4,000 का नुकसान भी तो हुआ। मैंने कहा यही पॉइंट मैंने कहा छोड़ देना, बेशक 5.5 नंबर मिल जाएंगे राउंड ऑफ होकर, बाद में जब टोटलिंग होगी तो 6 ही हो जाएंगे, बस आधा नंबर कटेगा इस चीज का कि आपने लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 4,000 रुपये नहीं लिखा था। इसको समझाने की जरूरत भी नहीं है मुझे। आया आपको समझ में? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इसके लिए फिर से मैं आपको यहां पे बड़ा कर देता हूं, पहचान करो इसकी जल्दी से, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो सर इस बार हम डायरेक्ट करते हैं। अब देखो, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल और नॉन करंट लाइबिलिटी तो है ही नहीं इसमें, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। सिर्फ ये ही है इस क्वेश्चन में जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और ये है आपकी कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बाकी सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कर लोगे इस क्वेश्चन को? वेरी गुड। इसके लास्ट में एक एडजस्टमेंट लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है प्रपोज डिविडेंड। बच्चों जब भी क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड लिखा दिखे तो 2 साल का डेटा होगा, आपको बस प्रीवियस ईयर का डेटा उठाना है 39,000, और इसी को इन फाइनेंसिंग में माइनस कर देना और इसी को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर देना, प्रीवियस ईयर के बैलेंस को। तो अगर आपको क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड मिलता है तो क्या करेंगे आप? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस, वो भी कौन सी वैल्यू? प्रीवियस ईयर की वैल्यू। इसके अलावा और कुछ छोड़ दिया सर आपने? मैंने कहा हाँ, मैंने एक चीज नहीं बताई, प्रोविजन फॉर टैक्स। आपको क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटी में प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा मिलेगा, देखो ये रहा। करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन है और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा हुआ है। तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स जब भी आपको क्वेश्चन में लिखा मिलेगा तो आपको क्या करना है? ये जो करंट ईयर का हुआ करेगा इसको तो आप प्लस कर लिया करना, और ये जो प्रीवियस ईयर का हुआ करेगा इसको आप माइनस कर दिया करना। ठीक है, आप कहोगे कहां पे? ऑपरेटिंग में जाती तो करंट लाइबिलिटी ऑपरेटिंग में, तो ऑपरेटिंग में प्लस, ऑपरेटिंग में माइनस। तो आप कहोगे प्लस माइनस करके तो डिफरेंस भी लिख सकते हो। डिफरेंस नहीं लिखना होता, ये जो क्या कहते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, इसको ओपनिंग और क्लोजिंग को अलग अलग लिखना होता है। इसका रीजन क्या होता है सर? रीजन कुछ और होता है कि पहले टैक्स को क्रिएट किया जाता है, फिर मेड और पेड करके कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो एक टाइम पे हम प्रॉफिट में जोड़ते हैं और लास्ट में जाके जब बिल्कुल एंड हो जाता है तो हम टैक्स पे करते हैं, तो हमारे पास से माइनस कैश का आउटफ्लो भी होता है। कुछ इस तरीके की बात है इसके अंदर। चलिए बहुत बढ़िया। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों कैश फ्लो में अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा और आपको अच्छा फील हो रहा होगा, और मुझे लगता है कि आप पेपर में क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करके आएंगे कैश फ्लो का। मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको पसंद आया है नहीं आया, और मुझे उम्मीद है कि कम से कम 5 नंबर तो आप ले ही लेंगे, और अगर आपने थोड़ी सी और मेहनत कर ली, क्वेश्चन वगैरह की प्रैक्टिस कर ली, तो आप 6 मार्क्स भी लेकर आ सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।